Hello, good morning students. Welcome once again. Let's start our today's next part of the solid state unit 1. Unit 1 का अब नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं. तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल. एक यूनिट सेल जो होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं, हमने 14 टाइप के यूनिट सेल इससे प्रीवियस लेक्चर में देखे थे. तो वी नो दैट क्रिस्टल लैटिक्स इज़ मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल. हमको पता है कि एक क्रिस्टल लैटिक्स जो होता है, एक सिंगल क्रिस्टल लैटिक्स, उसमें बहुत सारे यूनिट सेल्स होते हैं. एंड एवरी लैटिक्स पॉइंट, और जो लैटिक्स पॉइंट होते हैं इज़ ऑक्यूपाइड बाय वन कांस्टेंट पार्टिकल. जो लैटिक्स पॉइंट होते हैं उसमें एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं. तो अब हम देखते हैं कितना हिस्सा, व्हाट पोर्शन ऑफ ईच पार्टिकल बिलोंग टू ए पर्टिकुलर यूनिट सेल. मतलब हम देखते हैं कि एक यूनिट सेल में एक एटम का कितना हिस्सा होता है या उसका कितना पार्ट शेयर करता है. एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा एक एटम का होता है. तो हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल देखेंगे. हम क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में देखेंगे. एंड फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम दैट द कांस्टेंट पार्टिकल इज़ एन एटम. और हम ऐसा मान के चल रहे हैं अभी कि वो एटम्स है वहाँ पर. ओके, जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूलर आयंस है ना. तो अभी सिंपल हम एटम को देख के चलेंगे. तो फर्स्ट वो हमारा केस है ये वाला. आप देखो, प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल आपको मैंने बताया था कि इसमें एटम जो होते हैं वो उसके कॉर्नर पे होते हैं. कहाँ पे होते हैं? उसके कॉर्नर पे. तो देखो, ये एक एटम आपको दिख रहा है. इस एटम को आप देखोगे तो देखो, इस एटम में ये एक यूनिट सेल इस तरफ है आगे की तरफ, एक इधर वाला, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इसके साइड में, एक इसके इधर. ये 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 और 8 टोटल इसमें कितने यूनिट सेल आपको दिखाई देंगे. देखो, ये 1 2 3 4 इसी तरीके से 5 6 7 8 ऐसे 8 यूनिट सेल दे रखे हैं. ठीक है. तो इन 8 यूनिट सेल में ये आप सिंगल एटम देखोगे तो इसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर आ रहा है. मतलब ये एटम पूरा एक यूनिट सेल में नहीं है, इसका कितना हिस्सा शेयर हो रहा है ये हम देखोगे. तो आप देखोगे कि इस एक एटम का 1/8 पार्ट ही शेयर हो रहा है. मतलब ये पूरा एटम एक यूनिट सेल में नहीं है, इसका 1/8 पार्ट ही इसके अंदर है. ठीक है. तो देखो, तो अब हम देखेंगे इन प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ बीन डिपिक्टेड इन 3 डिफरेंट वे. हम 3 डिफरेंट तरीके से इसको देख सकते हैं. ठीक है. आप ये डायग्राम देखो, इसको, ये वाला. ईच स्मॉल स्फेयर इन रिप्रेजेंट ओनली द सेंटर ऑफ द पार्टिकल ऑक्यूपाइंग द पोजीशन. आप सबसे पहले ये ए वाला डायग्राम देखो. ये जो मॉडल आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखो ये क्यूबिक यूनिट सेल है. इसमें जो एटम है वो इसके कॉर्नर पे है. यहाँ पे कॉर्नर पे एटम आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. इसमें आप देखोगे कि कॉर्नर पे एटम है. अब बी वाला आप देखोगे तो ये है स्पेस फिलिंग मॉडल. ये है आपका एक्चुअली एटम किस तरह से होते हैं, ये वाला. और ये जो एटम एक्चुअली एक दूसरे को टच करते हुए, देखो ये वाला एक एटम है और इसके साइड में दूसरा एटम, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. ठीक है. इनके सेंटर से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ऐसा यूनिट सेल क्यूब बनता है. ठीक है. ये है स्पेस फिलिंग वाला. ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये ओपन स्ट्रक्चर है. इसमें हम अरेंजमेंट इजी तरीके से देख सकते हैं. बी वाला जो ये स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन है यूनिट सेल का विथ एक्चुअल पार्टिकल साइज, जिसमें एक्चुअल पार्टिकल का साइज दे रखा. और ये जो सी वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एक्चुअल पोर्शन आपको बता रहा है कि एक एटम का कितना हिस्सा इसमें शेयर हो रहा है. तो देखो, ये एक यूनिट सेल बनाया गया है इनको. ये देखो, ये वाला हिस्सा ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये इतना हिस्सा, मतलब ये 1/8 हिस्सा ही शेयर हो रहा है इसमें. एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम का 8वां हिस्सा शेयर होता है ना, 1/8. तो देखो 8 एटम्स होते हैं उसके कॉर्नर पर, और कितना हिस्सा होता है, 8 एटम का कितना हिस्सा शेयर होगा, 1/8 होगा. तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना होगा. तो 8 एटम है, 8 का कितना हिस्सा है, 1/8 थे. तो 1/8 इंटू 1/8 करेंगे तो एक एटम आएगा. ठीक है. 8 से 8 कट जाएगा और एक आ जाएगा. मतलब एक प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक एटम होता है. एक प्राइमिटिव यूनिट सेल के अंदर एक्चुअल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल एटम उसके अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये इसमें बताने का हमारा ये उद्देश्य है. ठीक है. एम है, क्या है कि कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं यूनिट सेल में. तो प्राइमिटिव यूनिट सेल में एक्चुअली में कितने एटम होते हैं, एक एटम होता है. ठीक है. क्योंकि 8 एटम कॉर्नर पे होते हैं और 8 एटम का 1/8 हिस्सा उसमें शेयर होता है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 एटम आएगा. अब हम देखते हैं
बॉडी सेंटर्ड वाला पोर्शन देखते हैं अब हम। ये देखो बॉडी सेंटर्ड वाला, ये है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये आपका ए वाला डायग्राम है, ये है ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर में देखो इसमें कॉर्नर पे एटम होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, एक्चुअली में 8 एटम तो इसके कॉर्नर पे होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 8 और एक एटम होता है बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, बॉडी के बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये है आपका ए वाला है ओपन स्ट्रक्चर। ये बी वाला जो दिख रहा है ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, मतलब एक्चुअली में एटम बता रखे है उसने, ये एक दूसरे को टच करते, देखो ये इस वाले को और इस वाले को देखो, ये और ये एक्चुअली में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको सी वाला, ये एक्चुअल पोर्शन है कि एक एटम का कितना हिस्सा शेयर हो रहा है। देखो ये कॉर्नर वाला तो 1/8 से शेयर करता है, मैंने आपको बताया था। और ये बिल्कुल आपको सेंटर में एक बड़ा सा एटम दिख रहा है बीच में। तो एक्चुअली में इसमें कितने एटम होते हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। ये देखो आप, तो 8 इसके कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर है, कॉर्नर पे 1/8 पार्ट शेयर होता है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 करेंगे तो एक एटम आ जाएगा। और बॉडी के बिल्कुल बीच में, बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है, तो 1 × 1 एक एटम है, तो 1 एटम, तो 1 + 1 = 2 एटम। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, प्राइमिटी में कितने आए थे, 1 एटम आया था। तो ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आप देखोगे वो है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस, इसको हम FCC भी बोलते हैं शॉर्टकट में, और बॉडी सेंटर को हम BCC भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, ये याद रखें, एफ सेंटर्ड FCC। इसमें कहाँ कहाँ एटम प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर्ड में, ये देखो आप डायग्राम। कॉर्नर पे तो एटम होते ही हैं, तो 8 कॉर्नर हैं, तो 8 कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होगा। और ये देखो ये फेज़ मैंने बताई था आपको फेज़ किसको बोलते हैं हम, जो जैसे कमरा होता है, कमरे की जो दीवारें होती हैं उस दीवार को हम फेज़ मान सकते हैं। तो उस दीवार के बीचों बीच में एक एटम रखते हैं हम, तो उसका आधा हिस्सा दीवार के अंदर होगा और आधा हिस्सा दीवार के बाहर होगा, ठीक है। तो आधा हिस्सा कमरे में होगा और आधा कमरे से बाहर होगा। तो उसका कितना हिस्सा शेयर होता है एक्चुअली में, 1/2 आधा हिस्सा है, मतलब आधा मतलब 1/2 हिस्सा शेयर होता है। तो अब हम देखते हैं ये डायग्राम आप देखो, ये आपका ओपन स्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ एटम प्रेजेंट है, ये कॉर्नर वाले एटम है, ये फेस पे एटम प्रेजेंट है। तो फेस कितने होते हैं, 6 फेज़ होते हैं, तो ये 6 फेज़ पे 6 एटम प्रेजेंट होंगे, ये 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6, तो 6 फेज़ है। और ये है आपका एक्चुअल स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है ये वाला। देखो ये किस तरह से इसमें दे रखा है, देखो ये 1 2 3 4, ये तो है कॉर्नर के, और एक ही बिल्कुल ये दे रखा आपको ये वाला, ये फेज़ वाला। और ये एक्चुअल पोर्शन है जो उसका शेयर हो रहा है। तो देखो ये आधा, ये वाला इस देखो ये आधा हिस्सा अंदर जा रहा है ना यूनिट सेल के, एक यूनिट सेल की तरह दिख रहा है ना आपको। तो ये आधा हिस्सा इसके अंदर है, ये एक फेज़, ये एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है, और एक इसके साइड में इस वाले के अपोजिट और एक इसके अपोजिट, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्चुअली में एटम कितने प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो देखो कॉर्नर पे होते हैं, तो कॉर्नर का कितना हिस्सा शेयर होता है, 1/8 होता है। तो 8 कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाय 1 एटम पर यूनिट सेल, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 = 1 आ जाएगा। 6 फेज़ होते हैं, 6 फेज़ होते हैं, 6 फेज़ का कितना हिस्सा शेयर हो रहा है, 1/2 आधे ही होता है। मैंने बताया कि अगर आप दीवार के बीच में एक एटम रखोगे तो उसका आधा हिस्सा अंदर होगा, आधा हिस्सा बाहर होगा, तो इसलिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा। 6 मल्टीप्लाइड 1/2 = 3 आ जाएगा। तो 1 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो FCC जो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें कितने एटम प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली में, 4 एटम होता है। तो प्राइमरी यूनिट सेल में 1 एटम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 एटम, और FCC इसमें 4 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम शुरू करते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो देखो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि एटम जो होते हैं, एटम को हम ऐसा मान सकते हैं, तो कांस्टेंट पार्टिकल और क्लोज पैक, मतलब पार्टिकल जो होते हैं, जो एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। और आपको पता है कि पार्टिकल एटम जो होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, एक बॉल की तरह होता है, जैसे बॉल होती है। तो अब हम इनका स्ट्रक्चर समझेंगे किस तरह से ये बॉल एक दूसरे के पास पास में रहती हैं। तो ये इस तरह से होते हैं कि इनके बीच में कम से कम जगह, तो हम इनको एक हार्ड स्फेयर की तरह मान लेते हैं, एक बॉल की तरह मान लेते हैं।
और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि 3D में ये बॉल एक दूसरे में किस तरह से अरेंज होती है। 3D मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में देखेंगे जिसमें लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, तीनों में से एक कुछ भी हो सकता है ना। तो 1 डायमेंशन में हम आपको मान लो बॉल दे दी बहुत सारी क्रिकेट की बॉल, और आपको उनको एक ही तरह से अरेंज करना है, तो उनको 1 डायमेंशन में अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है। ये एक बॉल है, इसके पास में आप दूसरी स्फेयर रख सकते हो, फिर तीसरा स्फेयर रख सकते हो, एक के बाद एक इस तरह से लाइन से जमा सकते हो। ये 1 डायमेंशन में ही होगा, सिर्फ ये एक ही तरह का पॉसिबल है, ठीक है। तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो एक आप देखोगे कि ये वाला आइटम, ये इस वाले स्फेयर को देखो, इसके पास में ये स्फेयर और ये स्फेयर है, तो इसके 2 पड़ोसी, एक पड़ोसी तो ये है और एक पड़ोसी ये है। तो ये जो पड़ोसी होते हैं, जो नेबर्स होते हैं पार्टिकल के, तो जितने इसके पड़ोसी होते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये ध्यान रखें, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये 1 डायमेंशन की बात चल रही है अभी। तो 1 डायमेंशन में जब क्लोज पैकिंग हम करते हैं, एक दूसरे के पास उसको पैक करते हैं एटम को, तो नंबर ऑफ़ नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस एटम के जितने पड़ोसी हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। ये 1 डायमेंशन की बात है। तो इस एटम के 2 पड़ोसी, एक तो ये और एक ये। अगर आप इस वाले को देखोगे तो इसके भी 2 पड़ोसी हैं, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो 1 डायमेंशन क्लोज पैक जब हम करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग में हम 2 तरीके से एटम को या बॉल्स को जमा सकते हैं। आपको मान लो बहुत सारी क्रिकेट की बॉल दे दी, तो आप उनको लंबाई चौड़ाई में जमाना है, आपको ऊंचाई नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो, इनको 2 तरीके से जमाया जा सकता है। आप ये देखो, ये फर्स्ट डायग्राम आप देखो, ये एक स्फेयर है, मतलब ये एक बॉल है, इसके पास में दूसरी बॉल अरेंज करी, फिर तीसरी, फिर इस तरह से आपने एक लाइन बनाई। फिर आपने क्या करा कि सेम टू सेम ये जैसी ऊपर लाइन आपने बनाई थी वैसी की वैसी नीचे भी लाइन बना दी, है ना। आपने लंबाई ले ली और चौड़ाई ले ली ना, ऊंचाई की बात नहीं हो रही है अभी, 2 डायमेंशन में देख रहे हैं हम। तो जैसी ये लेयर है वैसी की वैसी इसके नीचे वाली लेयर है, फिर ये है, ठीक है। तो जैसी रो ये है वैसी की वैसी इसके नीचे वाली रो है, ये है ना। इस तरह का जब ये एक रो, दूसरी रो और तीसरी सारी लेयर जब एक जैसी होती हैं तो हम इसको बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। इसको क्या नाम दिया जाता है? हमने ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। हमने इन बॉल्स को किस तरह से अरेंज किया है? ए टाइप से, क्योंकि जैसी फर्स्ट रो है वैसी ही सेकंड रो भी है। हमने ओरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली भी सेम टू सेम रहे वो। दोज ऑफ द फर्स्ट रो, द स्फेयर ऑफ द 2 रो आर अलाइन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। हम इनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी जमा सकते। इफ़ यू कॉल द फर्स्ट रो इज ए टाइप, द सेकंड रो बीइंग द एग्जैक्टली सेम एज वन इज कॉल्ड ए टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट रो जैसी है वैसी सेकंड रो, थर्ड रो, तो ऐसा अरेंजमेंट जो कहलाता है वो कहलाता है ए टाइप का अरेंजमेंट। अब आप इसमें देखो, इसमें कोई सा भी एक एटम देख लो। मान लो हमने इस एटम को सिलेक्ट करा, तो इसके ये एटम जो है कितने एटम से टच हो रहा है, मतलब इसके कितने पड़ोसी हैं। जितने एटम से टच होगा, ये वाला जो बीच वाला एटम दिख रहा है, जितने एटम से टच होगा उतने उसके पड़ोसी होंगे। तो देखो, ये वाला जो एटम है, ये सेंटर वाला, ये चार इसके पड़ोसी 4 जगह से टच हो रहा है। देखो, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, 4 एटम से टच में आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके 4 नेबर्स हैं। 4 नेबर्स से मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अब आप देखोगे, ये जो 4 इसके पड़ोसी, इसका सेंटर हम ले लें, ये सेंटर है, ये और ये, इनके सेंटर को जब हम चारों को कनेक्ट करें तो आपको एक स्क्वायर बन रहा है। ये दिख रहा है एक स्क्वायर, ये बना है एक स्क्वायर, ये बिल्कुल एक एग्जैक्टली स्क्वायर है। तो जब हम 2 डायमेंशन में एटम को अरेंज करेंगे ए टाइप से, तो एक स्क्वायर बनता है। और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इस कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। और इस तरह के जब हम पैकिंग करते हैं एटम्स को या बॉल्स को एक दूसरे के पास में लगाएंगे इस तरह से, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्या नाम दिया है हमने इसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये आप देखो, ये रहा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक। ये है टाइप था आपका ए अरेंजमेंट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और यहाँ पर हमने इनके सेंटर से जब इनको ज्वाइन किया तो एक स्क्वायर बना, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने नाम दिया है। ये तो था एक तरह का अरेंजमेंट। अब हम दूसरा अरेंजमेंट देखेंगे। ये देखो, ये आपकी एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये आपकी एक रो है, ठीक है।
अब हम इनको स्टेगर्ड मैनर में जमाएंगे। किस तरह से? ओके, अब देखो इस वाली क्लोज पैकिंग को आप देखो और इस वाली क्लोज पैकिंग को आप देखो, आपको दोनों में अंतर नज़र आएगा। देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो, तो ये वाली रो इसी। अब हमने देखो ये वाला आइटम है और ये वाला आइटम है, इन दोनों के इसके दोनों आइटम को टच करते हुए बीच में हम रखा है। इसमें हमने एक के नीचे एक लगाया था, अब हमने एक के नीचे एक नहीं लगाया, इन दोनों आइटम के बीच में आइटम को लगाया, फिर इस तरह से एक दूसरी रो बनाई है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली रो अलग है और ये इसके जस्ट ये नीचे वाली रो ये अलग आपको दिख रही है। तो जब एक रो दूसरी रो ये दोनों अलग अलग होती है, तो एक रो है ए वाली और एक रो है बी वाली, तो इसको हम बोलते हैं ए बी अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों रो यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई देगी, इसलिए हमने इसको ए बी अरेंजमेंट नाम दिया है। ठीक है, देखो ध्यान से दोनों में आपको अब इसमें आप देखोगे कि हमने जब ए टाइप से अरेंज किया था, तो ये आपको बीच में जो फ्री स्पेस दिख रही है, ये फ्री स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जब हमने ए बी टाइप से इसमें क्लोज पैकिंग की, तो आपको देखो ये गैप, ये जो फ्री स्पेस दिख रही है ना, ये थोड़ी आपको कम दिखाई देगी। ठीक है, अब आप देखो इसमें एक एटम को, किसी भी एक एटम को आप देखोगे, मान लो हमने इस एटम को चूज़ किया, अब इसके ये एटम कितने एटम से टच हो रहा है, ये वाला जो एटम है ये 6 एटम से टच हो रहा है। देखो एक इस एटम से टच हो रहा है, इससे 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 और इससे, इन 6 एटम से ये बीच वाला एटम टच हो रहा है, मतलब इसके 6 पड़ोसी हैं, 6 पड़ोसी हैं। इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसके कितने पड़ोसी हैं? 6 पड़ोसी हैं, क्योंकि ये 6 एटम को टच कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इन 6 एटम के जो इसके 6 पड़ोसी हैं, इनके सेंटर को अब हम, इस एटम का सेंटर, इसका, इन सब के एटम को सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे, तो आप देखोगे कि हेक्सागोन बनेगा। दिख रहा है आपको? हेक्सागोन किसको बोलते हैं? जिसमें 6 फेजेस हों। ये एक हेक्सागोन बन रहा है नीचे की तरफ, इसलिए इस तरह की पैकिंग को हमने क्या नाम दिया है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फेयर इन 2 डायमेंशन। क्या नाम है इसका? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फेयर इन 2 डायमेंशन। तो ये ध्यान रखें, अभी हमने 1 डायमेंशन में देखा, 2 डायमेंशन में देखा। ठीक अब हम देखेंगे लास्ट में 3 डायमेंशन में, जो कि हमारा एक्चुअल एम है, क्योंकि हर चीज़ें जो होती है वो 3 डायमेंशन में होती है, हर चीज़ 3 डायमेंशन में होती है। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। 3 डायमेंशन को हम सेपरेट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो भी पढ़ा है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला गया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोला गया है, ये सब आप ध्यान दें और समझें। तो इतना ही आज के लिए। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।